जय हिंद। मैं आप लोगों को क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा था, फिजिक्स, और फिजिक्स में भी प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं और अपवर्तन का उदाहरण क्या है। जैसे मैंने ये भी बताया था कि जब कोई मछली मारने वाला इंसान अगर भाला से, तीर धनुष से मछली को मारता है तो उसे सही निशाने कहाँ लगाना चाहिए ताकि उस मछली का शिकार कर सके। ये भी मैं चीज़ें आपको समझाया था। ये भी बताया था कि आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। दूसरा, जब हम किसी पानी के अंदर सिक्के को या कोई भी वस्तु को रखते हैं तो वो हमें वस्तु ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ये भी मैं बताया था। और ये भी बताया था कि जब कोई जहाज है ना, जब कोई जहाज आकाश में उड़ती है तो वो अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ही ऊंचाई पर उड़ती हुई हमें दिखाई देती है। ये सब क्यों दिखाई देती है, इसके लिए मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता चुका हूँ, है ना, प्रकाश का अपवर्तन जिसमें स्टार्ट किया था। ठीक है, आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि प्रकाश का जो अपवर्तन के साथ साथ जो अपवर्तनांक है ना, प्रकाश के कारण जो अपवर्तनांक होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बारे में पूरा डिटेल्स के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, जो मैंने एक बताया था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, उसमें एक बात बताता हूँ, सुनिए। जब कोई प्रकाश है ना, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, अपवर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो आपको एक बात याद रखना है कि जब भी प्रकाश का अपवर्तन होगा, ठीक है, जब भी प्रकाश का अपवर्तन होगा तो उसकी जो आवृत्ति होती है ना, वो नहीं बदलती है, बाकी सब कुछ बदल जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश के अपवर्तन में आयाम बदलता है या नहीं बदलता है, वेग बदलता है या नहीं बदलता है, ऐसे कुछ भी पूछा जाए तो कहिएगा कि बदल जाता है। क्या नहीं बदलता है, तो प्रकाश के अपवर्तन में सिर्फ जो है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। ये पॉइंट्स आपको नोट करके याद रखना है। तो चलिए आप देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझिए अपवर्तनांक होता क्या है। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण प्रथम माध्यम है ना, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, क्या करती है, प्रवेश करती है, उस सिचुएशन में हम लोग क्या नाम देते हैं, अपवर्तनांक। कैसे अपवर्तनांक देते हैं, देखिए, जब किसी एक माध्यम को दूसरे माध्यम के सापेक्ष अगर तुलना करेंगे तो वहां पे क्या होगा, अपवर्तनांक, है ना। देखिए, तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष, है ना, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम माध्यम के सापेक्ष जो है कि द्वितीय माध्यम का क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। बात क्लियर होगी। तो देखिए, प्रथम माध्यम के सापेक्ष, किस माध्यम के सापेक्ष, प्रथम माध्यम के सापेक्ष। तो प्रथम माध्यम को ये 1 लिखता हूं, 1, और n का मतलब होता है अपवर्तनांक। क्यों, क्योंकि अपवर्तनांक को n से दिखाते हैं, किससे, n से दिखाते हैं। और द्वितीय माध्यम का मतलब क्या है कि ये 2, तो 1n2। समझ में आ गया कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक यानी 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर। अब साइन आई क्या है, तो आपतन कोण की ज्या, और साइन आर क्या है, अपवर्तन कोण की ज्या। ये मैंने बताया था कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की जो ज्या का अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, और उसी नियतांक को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। ये एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्नेल, उन्होंने बताया था। ये पहले वीडियो में मैंने डिटेल्स के साथ समझाया था। चलिए अब समझिए कि जो अपवर्तनांक होता है ना, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। याद रखिएगा कि अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसकी कोई भी बीमा नहीं होती है, ये बीमा हीन होता है। अब देखिए, अब ये अपवर्तनांक हमें बताता क्या है, समझिए अपवर्तनांक हम निकालते ही क्यों हैं। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाएगी तो माध्यम कैसा होगा, हो सकता है माध्यम सघन हो
हो सकता है माध्यम विरल हो। ये भी मैं समझाया था कि सघन क्या होता है कि जब उसके अंदर जो कण है ना वो बहुत पास पास हो वो सघन होता है, और जिसमें कण दूर दूर होते हैं वो विरल होता है। तो दो ही तरह के माध्यम हो सकते हैं, या तो सघन या तो विरल। तो अपवर्तनांक ये कहता है कि अगर अपवर्तनांक का मान ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब कि वो माध्यम क्या है, सघन है। क्या है, सघन है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जब अपवर्तनांक का मान ज्यादा आएगा तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, सघन है। और अपवर्तनांक का मान अगर कम है तो वो विरल है, यानी उसके कण दूर दूर होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सुनिएगा, जैसे मान लीजिए आपने लिया हीरा, तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है ना वो 2.42 होता है। कितना होता है, 2.42। तो देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे माध्यम लिखा हुआ है, जैसे कांच हो गया, है ना, जल हो गया, वायु यानी हवा हो गया, निर्वात हो गया और हीरा हो गया। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, देखिए कांच को जब भी हम अपवर्तनांक निकालना होगा फार्मूले में हम इसका प्रयोग करेंगे, तो याद रखिएगा कांच को स्मॉल जी से डिनोट करेंगे। किससे, स्मॉल जी से डिनोट करेंगे। मैं यहीं पे लिख देता हूं, याद रखिएगा कांच को, यानी कांच का मतलब ग्लास, और ग्लास को स्मॉल जी से। अब कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो देखिए कांच का जो अपवर्तनांक होता है ना वो होता है 1.5। कितना होता है, 1.5। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। देखिए जिसका जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, सघन होगा। मैंने बताया था, लिखा हूं कि देखिए अपवर्तनांक, और ये चिन्ह मैं ऊपर की तरफ बनाया हूं, इसका मतलब कि अगर अपवर्तनांक ज्यादा है तो सघन ज्यादा है, अपवर्तनांक अगर कम है तो विरल है। ठीक है, अब एक बात नोट करिए, कांच का कितना था, 1.5। याद रखने का तरीका, इसमें कांच, उसमें कांच में भी आता है 5, है ना, 5 शब्द है ना, तो 5, 1.5। तो कांच से 5 यानी 1.5। और कांच को किससे लिखते हैं, स्मॉल जी से। चलिए, जल यानी वाटर या पानी, तो अब जब भी आएगा तो वाटर तो स्मॉल डब्ल्यू से लिखेंगे। किससे, स्मॉल डब्ल्यू से दर्शाऊंगा। ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपको फार्मूला भी बताऊंगा तो चीजें समझेंगे हम लोग, और न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। तो देखिए जल को किससे, वाटर से यानी डब्ल्यू से। देखिए जो जल होता है ना, जल का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.33। क्या होता है, 1.33। जल का कितना होता है, 1.33 अपवर्तनांक होता है। ये अपवर्तनांक आप याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि भैया किसका अपवर्तनांक कितना होता है। तो चलिए अब आते हैं वायु यानी हवा। हवा को एयर कहते हैं ना, तो इसको दिखाएंगे स्मॉल ए से। किससे दिखाएंगे, स्मॉल ए से। ठीक है, यानी वायु यानी हवा, हवा का जो अपवर्तनांक है उसको किससे दिखाएंगे, स्मॉल ए से लिखूंगा, और इसका जो मान होता है ना वो होता है 1.008। कितना होता है, 1.008। याद रखिएगा कि 1.008 किसका है, हवा का है, यानी वायु का है। ऐसे ही आप देखिए ये निर्वात, ये क्या है, निर्वात। तो देखिए निर्वात में क्या होता है ना कि निर्वात में कोई भी कण नहीं होता है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, मतलब कि यह कोई माध्यम है ही नहीं। निर्वात क्या है, यह कोई भी माध्यम नहीं है। तो याद रखिएगा निर्वात अगर कोई माध्यम ही नहीं है तो इसमें अपवर्तनांक 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो पूछा जाएगा आपसे कि बताइए इनमें से किस माध्यम का अपवर्तनांक 0 होता है, तो आपके सामने यही ऑप्शन रहने वाला है। तो याद रखिएगा जो निर्वात होता है ना उसका जो अपवर्तनांक होता है वो 0 होता है। अब देखिए नेक्स्ट हीरा, क्या है, हीरा। तो देखिए हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है। कितना, 2.42 होता है, 2.42 ये हीरा का अपवर्तनांक होता है। तो देखिए आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा, जितना मैंने इस पे लिखा हुआ है पदार्थ, इसमें सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है, तो 2.42। और जब जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है इसका मतलब वो सघन ज्यादा है, यानी हीरा के कण बिल्कुल पास पास चिपके हुए हैं। इसीलिए जब हीरा पे टॉर्च ऑन करोगे, लाइट ऑन करोगे, तो देखोगे प्रकाश बहुत ज्यादा, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा
है, बार बार उस पर रिफ्लेक्शन हो रहा था प्रकाश का हीरा पे, जिसके कारण हीरा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। बात क्लियर हो गई? तो यानी जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो सघन ज्यादा होगा। अब आप इसमें देखिए कौन ऐसा है जो विरल ज्यादा है, तो आपका निर्वात। उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास जो हवा है 1.008, ये इसका अपवर्तनांक क्या है, कम है बाकी की तुलना में, है ना, तो दूसरे नंबर पे ये हो गया। ऐसे ही सबका आपको याद रखना है। आप इसमें नोटिस कर पा रहे हो कि अगर कोई पदार्थ माध्यम है, यानी कोई माध्यम है, उसका अपवर्तनांक 1 से ज्यादा ही है। देख लीजिए, जैसे कांच है तो 1.5, जल है तो 1.33, हवा यानी वायु है तो 1.008, निर्वात है तो 0 है, और हीरा है तो 2.42। मैंने बताया था कि जो निर्वात होता है ना वो कोई भी माध्यम नहीं है, तो याद रखिएगा कोई भी माध्यम नहीं है निर्वात, इसलिए उसमें 0 है। अब बाकी जितने भी माध्यम है प्रकाश जाने के लिए, बताइए कांच में प्रकाश जाता है ना, बिल्कुल, जल में भी जाता है, वायु में भी जाता है और हीरा में भी जाता है। तो जिसका अपवर्तनांक होता है, ठीक है, या जो माध्यम होते हैं उसका अपवर्तनांक जो हमेशा 1 से बड़ा होता है, और जो माध्यम है ही नहीं उसका अपवर्तनांक 1 से बड़ा होता ही नहीं है, यानी 0 होता है। तो ये बात भी मैंने लिखा है कि देखिए माध्यम के जो अपवर्तनांक होते हैं ना वो उनका मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, यानी अधिक होता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि जो भी माध्यम होगा उसका जो अपवर्तनांक होगा ना हमेशा 1 से बड़ा होगा। क्या होगा? हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो ये था हमारा अपवर्तनांक, पूरा कंप्लीट हुआ, आपको समझ में आया। चलिए अब देखते हैं कि अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध है ना, जो अपवर्तनांक यानी n होता है और प्रकाश की चाल है ना, इसके बीच में संबंध क्या है। तो देखिए समझिएगा ध्यान से, देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक, चाहे माध्यम कोई भी हो, चाहे कांच हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो या हीरा हो, क्योंकि निर्वात तो कोई माध्यम ही नहीं है, ठीक है, तो निर्वात या वायु दोनों सेम ही है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं है। इसमें हम लोग देखेंगे दोनों सेम है। देखिए जैसे कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक है ना, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, चाहे कांच, जल हो या हीरा हो या वायु हो, कुछ भी हो, कोई माध्यम होना चाहिए। तो किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है ना, वो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, देखिए जो निर्वात है या वायु है इसमें प्रकाश की चाल, देखिए निर्वात में भी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और वायु में भी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो देखिए जब कोई भी माध्यम हो तो उस माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है ना, निर्वात या वायु में जो प्रकाश की चाल होती है और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी आपने कौन सा माध्यम लिया है। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया, एक वायु लिया, ठीक है, या निर्वात ले लिया, और दूसरा माध्यम कांच ले लिया। मतलब प्रकाश जो है कि वायु से आ रही है और कांच में प्रवेश कर रही है, तो एक माध्यम वायु हो गया और दूसरा माध्यम कांच हो गया। एक और मान लीजिए कि मैंने वायु लिया, दूसरा माध्यम कांच के जगह पे मैंने जल ले लिया, हो सकता है, या हीरा ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। एक माध्यम वायु हो गया या निर्वात हो गया, और दूसरा माध्यम आप कुछ भी ले लीजिए, कांच, जल, है ना, हीरा, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो यही बात कह रहा था कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है, निर्वात या वायु में प्रकाश की जो चाल है वह उस माध्यम में प्रकाश की चाल, है ना, जो माध्यम आप लोगे उसमें प्रकाश की चाल, इसका जब अनुपात निकालोगे, क्या निकालोगे, अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो ये अनुपात के बराबर, यानी जो अपवर्तनांक होता है प्रकाश की चाल, सी क्या है, प्रकाश की चाल किसमें, तो निर्वात में, किसमें, निर्वात में, यहां पे लिख देता हूं निर्वात में, है ना, निर्वात या वायु में, ये याद रखिएगा, निर्वात या वायु में, है ना, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल किसको बोलते हैं, सी को। और भी बराबर क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल, भी जो भी आप माध्यम लोगे ना उसमें प्रकाश की चाल। तो एक पॉइंट्स आपके दिमाग में हमेशा बैठ जाना चाहिए कि जब भी निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल की बात करेगा तो वही आपको लेना है, सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा हमेशा, कि निर्वात में कहे या वायु में प्रकाश की चाल कहे, हमेशा यही आपको लेना है। और जो माध्यम दिया होगा वो माध्यम को आपको निकालना होगा, ठीक है, या माध्यम का दे देगा, यानी भी का मान देगा,
माध्यम में प्रकाश की चाल देगा तो निर्वात में पूछेगा, या निर्वात में देगा तो माध्यम में पूछेगा, या हो सकता है कि दोनों यानी केवल माध्यम में प्रकाश की चाल दे और आपसे अपवर्तनांक यानी n का मान पूछ दे। मैंने बताया था कि अपवर्तनांक को n से दिखाते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट हुआ। n बराबर c/v याद रखिएगा। c क्या है? तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है? अपवर्तनांक होता है n बराबर। अभी इसमें हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग ये जानते हैं कि आखिर में जो अपवर्तनांक है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए अपवर्तनांक को जो ना दो भागों में बांटा गया है। अपवर्तनांक को दो भागों में, एक होता है सापेक्ष, क्या होता है? सापेक्ष, और दूसरा होता है निरपेक्ष। क्या होता है? निरपेक्ष। तो देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है कि जब कोई प्रकाश है ना, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम को ना पहले माध्यम के सापेक्ष होता है। क्या होता है? दूसरे माध्यम, देखिए सुनिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए। जब पहले माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जाएगी तो तुलना करेंगे कि दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है पहले के सापेक्ष, तो वहां पे होगा सापेक्ष अपवर्तनांक। बात समझ में आ गया? यानी माध्यम दोनों अलग अलग होंगे। माध्यम क्या होंगे? दोनों अलग अलग होंगे। तो वहां उन दोनों की जब तुलना करोगे तो वो कौन सा अपवर्तनांक होगा? सापेक्ष अपवर्तनांक। यानी माध्यम अलग रहेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने ऊपर वाला माध्यम अलग ले लिया, नीचे वाला माध्यम अलग ले लिया। प्रकाश किसी और माध्यम से आ रही है, जा किसी और माध्यम में रही है, तो इसका क्या होगा? सापेक्ष अपवर्तनांक। समझ में आ गया? यानी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम का जो है कि क्या बोलेंगे? पहले माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाएगा। बात क्लियर होगी? इसी तरह आता है निरपेक्ष। ये उल्टा है। इसमें एक माध्यम फिक्स रहेगा। एक माध्यम क्या फिक्स रहेगा? या तो निर्वात या तो वायु। याद रखिएगा निरपेक्ष में क्या होगा कि या तो निर्वात रहेगा, ठीक है, या तो वायु। क्या रहेगा? या तो वायु। एक माध्यम फिक्स रहेगा और दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है। उस समय क्या होगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष में याद रखना है निरपेक्ष, अनिरपेक्ष से निर्वात, अनिर्वात का मतलब वायु, है ना। यानी जब कोई एक माध्यम निर्वात या वायु हो और दूसरा कोई और माध्यम हो, उस समय जो अपवर्तनांक होगा वो निरपेक्ष होगा। बात समझ में आ गया? और वायु और निर्वात को छोड़ करके दोनों अलग अलग माध्यम है, कुछ भी है, इनको छोड़ करके वो सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो मैंने बहुत ही आसानी से चीजें समझाया। ये अपवर्तनांक का मान याद रखिएगा। अपवर्तनांक क्या बताता है? सघनता और विरलता बताता है। यानी कौन सा माध्यम कितना सघन है और कौन सा कितना विरल है, ये सब अपवर्तनांक बताता है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस अपवर्तनांक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आपको समझाऊंगा कैसे करना है और चीज़ों को मैं समझाता हूं। ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको मजा आएगा, कॉन्सेप्ट भी सीखोगे और अपवर्तनांक जो है इतना बेहतरीन तरीके से सीख जाओगे, कभी गलती नहीं करोगे। बोर्ड एग्जाम में आएगा या कभी कंपटीशन में पूछा जाएगा तो आप कहीं भी गलती नहीं करोगे। तो चलिए देखते हैं अब इसका न्यूमेरिकल। देखिए कह रहा है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है ना, विरल माध्यम से कहाँ जाती है? सघन माध्यम में जाती है, तो आपतन कोण व अपवर्तन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? ठीक है ना, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का क्या पूछा है? अपवर्तनांक पूछा है। तो मैं आपको बताया था कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। तो देखिए पहले प्रश्न कैसे करेंगे, ध्यान सुनिए। क्या दिया है? आपतन कोण 60 डिग्री। तो लिखूंगा आपतन कोण। आपतन कोण को आई से दिखाते हैं, ये मैं आपको बता चुका था। तो आई बराबर 60 डिग्री। दूसरा क्या है? अपवर्तन कोण। क्या है? अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण को हम लोग आर से दिखाते हैं और ये है 45 डिग्री। ठीक है ना।
तो दो कोण दिया हुआ है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। हमसे पूछा है कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक बताइए। देखिए प्रथम माध्यम के सापेक्ष, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करिएगा, जिसके साथ सापेक्ष लगा होगा, है ना, जिसके साथ ये सापेक्ष लगा होगा उसको पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे। यानी हमसे पूछा था कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, तो हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि 1n2 बराबर साइन आई अपान साइन आर। अभी हम लोग पढ़े थे ना अपवर्तनांक के लिए। अब ये आगे जो 1 लिखा है इसका मतलब कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष। तो देखिए प्रथम का मतलब 1 और जिसके साथ सापेक्ष लगा होगा ना वो पहले लिखेंगे। तो देखिए ये सापेक्ष जो है कि प्रथम के साथ लगा है, अगर यही सापेक्ष द्वितीय के साथ लगा होता तो मैं इसी चीज को ऐसे लिखता 2n1। दिमाग में बैठा लीजिए कि जिसके साथ सापेक्ष रहेगा उसको, उसके पास जो भी होगी वैल्यू उसको कहाँ लिखेंगे? पहले लिखेंगे। पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। तो इसमें प्रथम माध्यम के सापेक्ष लगा है इसलिए प्रथम को पहले लिखेंगे क्योंकि सापेक्ष इसी के साथ लगा है, और द्वितीय को बाद में लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए कैसे करेंगे। 1n2 तो हम लिखेंगे 1n2, ठीक है, बराबर साइन आई, तो लिखूंगा साइन आई का मान कितना है? 60 डिग्री, तो लिखूंगा 60 बटे साइन आर का मान है 45, तो क्या हो जाएगा 1n2 बराबर साइन 60 का मान कितना होता है? करनी में 3/2 बटे साइन 45 का मान कितना होता है? 1 बटे करनी में 2। ठीक है, यही होता है। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा करनी में 3/2 गुणे करनी में 2/1 होगा। अब गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी हो जाएगा रूट में 6, है ना, रूट में ऊपर हो जाएगा 6/2 एकम 2, यानी 1n2 बराबर क्या हो जाएगा? √6/2। यही हो जाएगा हमारा कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। ये हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया? ये आंसर। बात समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन ऐसे ही करना है। आप पॉइंट नोट कर लीजिए कि जब भी ऐसे पूछा जाएगा जिस माध्यम के सापेक्ष वो पहले रहेगा और बाकी चीजें बाद में रहेंगी। अब इसे नोट कर लीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। नोट कर लीजिए। देखिए अब दूसरा प्रश्न, अब दूसरा प्रश्न समझिए। कह रहा है कि जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/4 है। किसका? जल का जो है किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। अब मैंने क्या बताया था कि वायु शब्द आएगा तो जिसके साथ सापेक्ष लगा है, मतलब कि जिसके साथ सापेक्ष लगा है वो पहले रहेगा। तो बताइए वायु को किससे दिखाते हैं? मैंने बताया था वायु यानी हवा, हवा को एयर से, ए से दिखाते थे ना, स्मॉल ए से, मैं बताया था कि याद रखिएगा। तो देखिए पहले इसको लिखता हूं। क्या लिखूंगा? लिखा है जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, है ना, जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है? बराबर 3/4। अब बताइए किसके सापेक्ष लगा हुआ है? वायु को। वायु को कैसे लिखते हैं? ए से, फिर आपको लिखना है एन, एन का मतलब अपवर्तनांक, और फिर क्या है? जल, जल को किससे? डब्लू से, याद है ना। तो ANW बराबर कितना दिया हुआ है? 3/4। बात समझ में आ गया? चलिए यही चीजें आपको सीखनी है। चलिए देखिए अब उसके बाद एवं एक अन्य पदार्थ का वायु के सापेक्ष, अब लिखूंगा अन्य पदार्थ का वायु के सापेक्ष क्या चीज? अपवर्तनांक। तो फिर से लिखूंगा अपवर्तनांक कितना है? बराबर 5/2। अब देखिए किसके सापेक्ष? अन्य पदार्थ का वायु के सापेक्ष। किसके साथ लगा है? वायु के साथ, इसलिए ए पहले रहेगा, फिर एन। अब ये पदार्थ, अब पदार्थ को कैसे दिखाओगे? तो याद रखिएगा मैंने बताया था, एक बार फिर से मैं पूरा रिपीट कर देता हूं, ध्यान रखिए कि जब आपसे हवा कहा जाए तो आप स्मॉल ए लिखिएगा, जब जल कहा जाए तो आप डब्लू लिखिएगा,
याद है ना, जब आपसे कांच कहा जाए, ठीक है, तो आप स्मॉल जी लिखिएगा ग्लास। अगर कोई पदार्थ कह दिया जाए, है ना, तो याद रखिएगा हमेशा लिखिएगा सॉलिड। किससे लिखिएगा? सॉलिड, यानी स्मॉल एस से। इतनी चीजें आपको याद करना था। तो देखिए यहाँ पे पदार्थ है, तो क्या लिखूंगा अब? स्मॉल एस, यानी ANS बराबर कितना हो जाएगा? कितना दिया है? 5/2। बात समझ में आ गया? चलिए अब आप इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए आगे, अब हमसे पूछा था कि जल का उस ठोस पदार्थ के साथ के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो क्या लिखूंगा अब नीचे? जल का उस ठोस पदार्थ के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये हमसे पूछा हुआ है अपवर्तनांक। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, किसके साथ सापेक्ष लगा है? तो ठोस पदार्थ के सापेक्ष। ठोस यानी S पहले रहेगा, फिर N, कौन है? जल है ना, तो SNW है ना, इसका मान हमसे पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा SNW बराबर क्या होगा? तो देखिए जो आगे है ना, जो आगे बनेगा, यानी S आगे है ना, तो याद रखिएगा ये S का मान इसमें जहां भी होगा, देखिए ये S वाला है, ये S वाला नहीं है, तो वो नीचे रहेगा। यानी जो आगे है वो नीचे रहेगा, जो पीछे है वो ऊपर रहेगा। बात क्लियर होगी? यानी इसको ऐसे बना लेंगे फार्मूला, क्या चीज कि जो देखिए S इसमें है, ये नीचे रहेगा, ANS नीचे लिखेंगे ANS, और जो W वाला है वो ऊपर रहेगा ANW। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप ये बना लोगे जो पूछा हुआ है, तो जो आगे रहेगा उसको नीचे लिखना है, जो पीछे रहेगा उसको ऊपर लिखना है। तो W पीछे है इसलिए ऊपर लिख दिया W वाला, S आगे है तो आगे वाला नीचे लिख दिया। ये बात आपको याद रखना है। अब ANW का मान कितना है? तो 3/4। अब ANS का मान कितना है? 5/2। अब आप इसको कैसे करोगे? तो 3/4 गुणे 2/5, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 एकम 3, अब 5 दूना 10, यानी 3/10। 3/10 का मतलब कि 0.3, यानी जो हमारा जल का ठोस पदार्थ के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वो आएगा 0.3। ये हो गया हमारा आंसर। आपको समझ में आया कि जब भी ये सापेक्ष दिया रहेगा तो किसके साथ किसको लिखना है। तो ये आप नोट कर लीजिए, ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको ऐसे ही करना है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसके बाद इन 3 प्रश्नों से आपका पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। कभी भी आपसे अपवर्तनांक का प्रश्न पूछा जाएगा, आप इससे ज़्यादा मत देखिएगा, सिर्फ 3 प्रश्न से पूरा अपवर्तनांक का न्यूमेरिकल सॉल्व। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि वायु में प्रकाश की चाल, है ना, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और जल में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। किसका अपवर्तनांक पूछा है? जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी आपके पीछे बताया था, है ना, जस्ट अभी पीछे, कि अपवर्तनांक जब भी ज्ञात करना हो, अगर एक माध्यम वायु हो, है ना, या निर्वात हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या था? N = C/V। याद होगा आपको? तो देखिएगा, अब ध्यान सुनिए, वायु में प्रकाश की चाल, तो लिखूंगा वायु में प्रकाश की चाल। और वायु में प्रकाश की चाल किससे? तो C से। C बराबर कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए दूसरा क्या है? जल में प्रकाश की चाल, तो लिखूंगा दूसरा, जल में प्रकाश की चाल, यानी स्मॉल v बराबर क्या? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमसे पूछा है जल का अपवर्तनांक, तो नीचे लिखूंगा अब जल का अपवर्तनांक, है ना, जल का अपवर्तनांक। अब बताइए, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक पूछता है तो हम लोग कैसे ज्ञात कर रहे थे कि जल का अपवर्तनांक, यानी हमसे, है ना, जल का पूछा यानी N बताना है, तो अब क्या था? C/V, याद है ना, तो क्या लिखूंगा? जल का अपवर्तनांक बराबर वायु में
प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। आपके दिमाग में एक बात बैठ जाना चाहिए कि जिसका अपवर्तनांक पूछेगा, जैसे जल का पूछा है ना, तो वो हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे, है ना। इस फार्मूले में सापेक्ष वाले में कुछ अलग था, लेकिन यहाँ पे सापेक्ष नहीं है। तो देख लीजिए, जल का अपवर्तनांक पूछा है तो जल वाला नीचे रहेगा, अगर कांच का अपवर्तनांक पूछेगा तो कांच वाला नीचे रहेगा, जिसका पूछेगा वो नीचे रहेगा। अब देखिए वायु में प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸, तो लिखूंगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटे जल में कितना है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए 10⁸ ये कट जाएगा, मीटर पर सेकेंड से कट जाएगा, क्या बचेगा, 3/2 भाग कर देंगे, हो जाएगा 1.5, यानी अपवर्तनांक कितना आ गया, 1.5। ये हो गया हमारा आंसर। यानी जो मैंने आपको 3 फार्मूले समझाए थे, तीनों फार्मूले पे मैंने तीनों क्वेश्चंस करा दिया। अब आप क्या करिए, अपना कॉपी निकालिए, पेन लीजिए, और अदर आपको कहीं भी यूपी बोर्ड का जो क्या बोलते हैं सीरीज है, उसमें अगर अपवर्तनांक से आया हो प्रश्न, आप करिएगा, आप पूरा कर पाओगे, एक भी आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी पूरा अपवर्तनांक कंप्लीट हो गया, प्रकाश का अपवर्तन भी कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में ये पढ़ाऊंगा लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, पूरा डिटेल्स के साथ समझाऊंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।